गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पहले जो मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ वीडियो लेकर आया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो किसान आंदोलन हुए, उस समय जो उनका नेचर था और उस समय कौन कौन से किसान आंदोलन हुए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। खास करके उत्तर प्रदेश में या अन्य जगहों पर हम देखते हैं, बिहार में भी, कि किसान संगठित होना शुरू हो गए थे और एक नए तरीके से किसान आंदोलन चलाया जा रहा था। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ जो होम रूल लीग से जुड़े हुए लोग थे, जो उसके सदस्य थे, वो किसानों को संगठित करने में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे और किसानों को संगठित कर रहे थे। और इसी का नतीजा था कि फरवरी 1918 में, फिर 1918 में एक किसान संघ की स्थापना हुई उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम उत्तर प्रदेश किसान सभा रखा गया। और इसमें गौरी शंकर, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। बाद में इस किसान संगठन के लोगों ने जो कांग्रेस का सेशन हुआ दिसंबर में 1918 में, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उसके बाद अमृतसर में कांग्रेस का सेशन हुआ अगले साल, उसमें बड़े उग्र थे किसान। और 1919 में ही हम देखते हैं कि एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन किसानों के द्वारा शुरू होता है, जिसको नाई धोबी बंद आंदोलन हम कहते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट आंदोलन है और ये एक नेचर को दर्शाता है कि अब किसान किस तरह से सामाजिक बहिष्कार करके दबाव डाल रहे थे और एक नया तरीका लेकर आ रहे थे। तो नाई धोबी बंद जो किसान आंदोलन है, वो एक इम्पोर्टेंट आंदोलन माना जाता है। यह आंदोलन जो नाई धोबी बंद हुआ, वो प्रतापगढ़ जिले में हुआ। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अवध में ग्राम पंचायतों की मदद से किसानों की बैठक हो रही थी, जिसमें झुमरी सिंह और दुर्पाल सिंह नाम के दो व्यक्ति थे, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, वही इसको आगे बढ़ा रहे थे। उसी समय बाबा रामचंद्र जो फिजी से वापस आए, पहले वो फिजी गए थे और फिर वापस आए, उसके बाद फैजाबाद में बस गए। वो बाद में किसानों को संगठित करके, खास करके प्रतापगढ़ के जो किसान थे उनको संगठित करके जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात करते हैं और एक नए तरह का किसान आंदोलन शुरू करते हैं। कुछ लोग तो उनको उत्तर प्रदेश का लेनिन भी कहते हैं, बाबा रामचंद्र को। उसी समय मेहता नाम के डिप्टी कमिश्नर थे, जो किसानों के हमदर्द थे और ऐसा लग रहा था किसानों को कि उनका दुख दर्द, उनकी जो तकलीफें हैं वो समाप्त होने वाली हैं। लेकिन इसी समय एक घटना ऐसी हुई कि मेहता जब छुट्टी पर गए तो तालुकेदारों ने एक झूठे चोरी के आरोप में बाबा रामचंद्र को गिरफ्तार करवा दिया और भी बहुत सारे लोग उनके साथ गिरफ्तार हो गए, जिससे एक जुझारू किसान आंदोलन, इसका विरोध हुआ और एक जुझारू किसान आंदोलन शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो असहयोग आंदोलन में भाग किसानों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर किसान संगठन और किसान आंदोलन दो भागों में बट गया। खास करके मदन मोहन मालवीय का मानना ये था कि संवैधानिक तरीके से किसानों को भी लड़ना चाहिए और ये आंदोलन का तरीका उनको नहीं अपनाना चाहिए। तो मुख्य मुद्दा यही था कि संवैधानिक तरीकों को किसान अपनाए या आंदोलन में, वो असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करें, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। इसी मुद्दे पर किसान आंदोलन दो भागों में बट गया और दो ग्रुप उसके बन गए। यह सहयोग आंदोलन के मुद्दे पर जो बंटवारा हुआ, तो एक अवध किसान सभा करके एक समानांतर किसान सभा बना दी गई, जिसमें माता बादल पांडे, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, ये सब उसमें शामिल थे। और इनके प्रयासों से यह जो संगठन है वो बहुत मजबूत हो गया। बाद में बहराइच, सीतापुर, हरदोई में एका मूवमेंट कांग्रेस और खिलाफत के नेताओं के सहयोग से शुरू हुआ, जिसका मुख्य मुद्दा ये था कि जो लगान में बढ़ोतरी हुई थी और उपज के रूप में जो लगान लिया जाता था, इसके विरोध में एका मूवमेंट प्रारंभ किया गया। और जो भी एका मूवमेंट
में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे वो उसके प्रारंभ में एक सौगंध खाते थे कि जो जायज लगान है वो दिया जाएगा और बेदखली अगर की जाएगी तो वो जमीन को किसान नहीं छोड़ेंगे, जबरिया मजदूरी नहीं करेंगे और जो असामाजिक तत्व हैं उनका सहयोग वो नहीं करेंगे। तो इस तरह की शपथ वो लेते थे। मतलब लगान देने से उनको इनकार नहीं था, लेकिन जायज लगान अगर मांगी जाए तो वो देने को तैयार थे, लेकिन लगान में बिना मतलब के और बहुत ज़्यादा अगर बढ़ोतरी की जा रही थी तो उससे उनका इनकार था। ऐसे वो लीडर थे जिनको अनुशासन और अहिंसात्मक विचारों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो राष्ट्रवादी नेता थे वो एका आंदोलन से अलग हो गए। एका आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद भी चलता रहा और एका आंदोलन अन्य आंदोलनों से एक मामले में अलग था कि पहले के जो भी किसान आंदोलन हुए उसके सदस्य या उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे वो मूलतः काश्तकार थे, जमींदार उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन एका आंदोलन में छोटे मोटे जमींदार भी भाग ले रहे थे। तो ये एक अलग नेचर, एक अलग चरित्र या अलग स्वरूप हमको एका आंदोलन का नजर आता है। तो एका आंदोलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है किसान आंदोलन के संदर्भ में अगर हम बात करें। इसी प्रकार का एक और भी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है जो 1921 में हुआ, जिसको मोपला आंदोलन कहते हैं। मोपला बेसिकली मालाबार के तट पर रहने वाले लोग थे और मूलतः वो अरब से जो लोग आए थे और यहाँ बस गए थे वही बाद में मोपला कहे जाने लगे, जो फिर यहीं विवाह वगैरह करने लगे और फिर यहीं वो अपना जीवन चलाने लगे। तो मूलतः मोपला और जो जन्मीज मतलब जो जमींदार थे उनको जन्मीज कहा जाता था। तो पहले इस सिस्टम ये था कि जो भी प्रोडक्शन होता था, मोपला जो भी उपज फसल उगाते थे तो इन दोनों के बीच वो बांट लिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में जन्मीज को ये राइट दे दिया, जिनको जिम्मी भी कहा जाता है, ये राइट दे दिया कि वो चाहें तो उन मोपलाज को जमीन से बेदखल कर सकते हैं। तो ये बेदखली का जो अधिकार दे दिया गया, मूलतः इसी के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ और अली मुसलियार जो खिलाफत के धर्मगुरु भी थे उन्हीं के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ। नतीजा ये हुआ कि अली मुसलियार को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ जो एक मजिस्ट्रेट थे जो सेना और पुलिस को लेकर अली मुसलियार को गिरफ्तार करने 20 अगस्त 1921 को न्यूरांगडी एक जगह है हवा बोला, लेकिन अली मुसलियार तो वहाँ नहीं मिले, लेकिन खिलाफत के अन्य 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ जब मोपलाज ने अधिकारियों के समक्ष शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया तो उन पर गोली चलाई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोपला भी हिंसक हो गए और वो जमींदारों पर, अधिकारियों पर हमला करने लगे। मोपला के एक लीडर थे कन हमद, उन्होंने ये प्रयास किया कि जो हिंदू हैं उन पर किसी प्रकार का हमला नहीं हो और ये एक सांप्रदायिक रंग ना ले आंदोलन। लेकिन यह मोपला आंदोलन जो मूलतः एक बेसिकली एक किसान आंदोलन था, वो एक सांप्रदायिक रंग ले लिया। नतीजा ये हुआ बाद में कि यह पूरी तरह से अंग्रेजों के द्वारा मोपला आंदोलन कुचल दिया गया, इतना ब्रूटली कुचला गया कि उस आंदोलन के बाद मोपलाओं ने कभी भी कोई आंदोलन नहीं किया पूरे स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये मोपला आंदोलन है जो एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है बारडोली आंदोलन, जो 1928 में हुआ। लेकिन बारडोली में जो किसान थे या कुछ जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, कल्याण जी मेहता, दयाल देसाई, कुंवर जी मेहता, ये सब 1922 से ही असहयोग आंदोलन के समय से ही वहाँ के लोगों को संगठित कर रहे थे, एक अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए संगठित कर रहे थे। तो वहाँ के लोग संगठित थे, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ मूलतः अनाविल ब्राह्मण जो वहाँ के निवासी थे वो अनाविल ब्राह्मण थे और काली पराज, 60% जनसंख्या जो है काली पराजों की थी, जिनको बाद में गांधी ने रानी पराज नाम दिया था। तो ये 60% काली पराज थे और अनाविल ब्राह्मण थे।
कुंवर जी और केशव जी ने आदिवासियों की बोली को सीखा और उनके साहित्य की रचना की। और इतना ही नहीं, जो वहाँ एक हाली पद्धति थी उसका विरोध भी किया। बाद में 1927 में जो गाली पराजों का वार्षिक सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता गांधी ने की, महात्मा गांधी जी ने की, और उन्होंने एक समिति संगठित बनाई जो काली पराजों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करती और उसके बारे में रिपोर्ट देती। बाद में नरहरि पारिक थे और भी कुछ लीडर्स थे, उन लोगों ने अध्ययन किया और रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में भी हाली पद्धति के खिलाफ एक विरोध जताया गया कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। 1926 में लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी गई, जिसका कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया और कुछ जो लोकल लीडर्स थे, सिरदशानी वगैरह, उन लोगों ने बम्बई सरकार के अधिकारियों से भी मिला इस संदर्भ में, लेकिन 1927 में मिला, लेकिन उस मिलने का कोई असर नहीं हुआ और लगान में कोई रियायत नहीं दी गई। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसानों ने आमंत्रित किया कि वो आएँ और वहाँ आकर एक आंदोलन चलाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली गए और पूरे तालुके को 13 शिविरों में बांटकर हर शिविर को एक अनुभवी नेता की जिम्मे दे दिया गया ताकि वो वहाँ लोगों को संगठित करे और आंदोलन का नेतृत्व करे। एक प्रकाशन विभाग भी खोला गया, जिससे एक पत्रिका रोज निकलती थी, बारडोली सत्याग्रह पत्रिका करके एक पत्रिका रोज निकाली जाती थी। महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को संगठित करने के लिए भी कुछ महिलाएं आ रही थी, जैसे शारदा बेन, भक्ति बा, फिर मिट्ठू बेन, ये कुछ महिलाएं थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी इस आंदोलन में, ताकि महिलाओं को भी संगठित किया जा सके। जो लोग चुपके चुपके लगान चुका रहे थे या ढुलमुल नीति अपना रहे थे, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। जो भी पदाधिकारी थे वहाँ, अंग्रेज पदाधिकारी या जो दूसरे पदाधिकारी थे, उनका भी सामाजिक बहिष्कार किया गया और इस तरह से एक दबाव बनाया गया। बम्बई विधानसभा के कई सदस्यों ने इस्तीफा दिया और बाद में जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ, उनके मन में एक डर पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बम्बई के जो कम्युनिस्ट मजदूर लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर कोई बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दें या कोई हिंसात्मक आंदोलन ना खड़ा कर दें। तो ये परिस्थितियां बन गई। महात्मा गांधी भी बारडोली आ गए इस उद्देश्य से कि कहीं ऐसी परिस्थिति आए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर महात्मा गांधी नेतृत्व खुद अपने हाथ में ले लेंगे और आंदोलन को जारी रखा जाएगा। बाद में सरकार ने भी एक समिति गठित की जो ब्लूमफील्ड के नेतृत्व में और मैक्सवेल के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई, और जिसने अपने जांच के बाद जो लगान बढ़ाई गई थी 30%, उसको घटाकर 6.03 कर दिया गया। इस प्रकार अगर हम एनालाइज करें आंदोलनों को, जो मैं पहले वीडियो में बताया हूँ कि 1857 के पहले के जो आंदोलन थे वो वायलेंट हुआ करते थे और 1857 के बाद के जो आंदोलन थे वो उतने वायलेंट नहीं रहे, वो कानूनी रूप से लड़े गए। एक चीज़ ये देखने को मिली कि 1857 के बाद जो आंदोलन किए गए किसानों के द्वारा, उनमें एक निरंतरता का अभाव था और वो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित था और ये आंदोलन कोई राजनीतिक ताकत नहीं बन सका। उपनिवेशवाद के खिलाफ ये आंदोलन नहीं था और इनके जो मुख्य दुश्मन थे वो या तो जमींदार या महाजन या सूदखोर जो थे वो थे। और ये जो आंदोलन हुआ वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ भी नहीं हुआ, सूदखोरी के खिलाफ भी नहीं हुआ, बल्कि ये आंदोलन हुआ जो लगान में जरूरत से ज़्यादा बढ़ोतरी होती थी उसके खिलाफ, सूदखोरों के 420 के खिलाफ ये आंदोलन होता था। तो एक तरह से बदलाव के लिए नहीं बल्कि यथास्थितिवाद को बनाए रखने के लिए ये आंदोलन किया गया और ये उपनिवेशवाद के चरित्र को अभी भी ठीक से समझ नहीं पाया और एक सीमित क्षेत्र तक ही ये आंदोलन हुआ जो 1857 के बाद
और 1900 ईस्वी तक जो आंदोलन हुए हैं, जैसे नील विद्रोह या पवना या डेक्कन राइट्स जो हुए हैं, वो उनका नेचर ये था, उनमें उनकी जो खूबियाँ थी ये थी कि वो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित थे, वो एक राजनीतिक ताकत बनकर उभर नहीं पाए थे। 20वीं शताब्दी में इन कमजोरियों पर एक काबू पा लिया गया या इन कमजोरियों को दूर कर लिया गया, और जो किसान आंदोलन हुए वो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन हुए और स्वतंत्रता संग्राम से वो जुड़ते चले गए। हालांकि पहले जो किसान आंदोलन थे वो मूलतः वो पहले तो मॉडरेट्स, जो कांग्रेस के मॉडरेट थे, उस तरह से वो आंदोलन होता था या कांग्रेस से प्रभावित थे। बाद में वो लेफ्ट आइडियोलॉजी से कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रभावित हो गए। ये एक बदलाव आया किसानों की सोच में, और जब 1936 में ऑल इंडिया पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसके अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती थे, जिन्होंने पहले बिहार में बिहटा से किसान आंदोलन की शुरुआत की थी, और बाद में वो ऑल इंडिया पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन जो लखनऊ में बनाया गया 1936 में। 1936 जो है एक बदलाव का पीरियड है, हम बहुत सारे बदलाव उस समय देखते हैं। उसी समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना होती है, पीजेंट्स भी एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, और यहाँ तक कि हिंदी लिटरेचर में अगर हम देखें तो उसी समय लेखकों का भी एक प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद थे। तो ये 1936 एक बदलाव का पीरियड है। तो उस समय शाहजानंद सरस्वती उसके अध्यक्ष हुए और एक अलग विचारधारा से किसान प्रभावित हुए। तो हम देख रहे हैं कि 20वीं शताब्दी में किसान जो है वो राजनीतिक आंदोलनों से भी प्रभावित थे, और साम्राज्यवाद का विरोध करना अब वो शुरू कर दिए थे। तो एक नया चीज, एक नया रूप हमको किसान आंदोलन में देखने को मिलता है, और मूल अधिकांश जो किसान आंदोलन हुए हैं वो अहिंसक ही हुए हैं, कानूनी रूप से लड़े गए हैं, अगर छिटपुट घटनाओं को या कुछ आंदोलनों को छोड़ दिया जाए तो। देवहागा और पुनपुरा वायरल, ये जो दो आंदोलन थे 1946 में हुए, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित थे, और ये पुनपुरा वायरल तो इसमें करीब 270 जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे वो भी मारे गए थे। तो ये बहुत ही हिंसक आंदोलन था। तो ये कुछ हिंसा की घटनाएं भी हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन हम एक बदलाव देखते हैं। जैसे 1857 के पहले की जो मैं बात किया था कि वो मूलतः जो वो आंदोलन थे वो वायलेंट हुआ करते थे, और उसमें जो एकता का सूत्र था वो धर्म था, लोग धर्म के आधार पर ही एकजुट होते थे। लेकिन 1857 के बाद जो हम आंदोलन देखते हैं उसमें हम वायलेंस का पुट कम पाते हैं, और एक कानूनी लड़ाई लोग लड़ रहे थे, लेकिन एक हम लिमिटेशन उसके पाते हैं कि वो एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रहे हैं, और कोई राजनीतिक ताकत नहीं बन पाया है, कोई एक नई विचारधारा लेकर या एक नया प्रोग्राम या कार्यक्रम लेकर किसान नहीं आते हैं, एक नई सोच लेकर नहीं आते हैं, और वो ऑल इंडिया लेवल पर संगठित भी नहीं हो पा रहे थे। तो एक राजनीतिक विचार या एक राजनीतिक सोच या एक राजनीतिक आंदोलन वो नहीं हो पा रहा था, बल्कि वो अपने जो मूलभूत उनके जो मांग थे यथास्थितिवाद को बनाए रखने के लिए वो सारे आंदोलन हुए। लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम के समय में आंदोलन जो हुए हैं, 20वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुए हैं, वो ज़्यादा संगठित होकर संघ बनाकर, किसान संघ वगैरह बनाकर लड़े गए। असहयोग आंदोलन हो या दूसरे जितने भी आंदोलन हैं, उनमें भी उनका पार्टिसिपेशन रहा है, और जो राष्ट्रीय स्तर के लीडर्स रहे हैं उनका भी उनमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो ये एक बदलाव, एक अंतर, ये तीनों फेज में हम एक अंतर पाते हैं। तो ये किसान आंदोलन से संबंधित सारी बातें हैं। पहले वीडियो जो मैं दिया हूँ उसको भी आप देखें और इसे भी देखें, तो किसान आंदोलन से संबंधित बहुत सारी बातें की जानकारी आपको मिलेगी। एक और जानकारी जो देनी थी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो मैंने वीडियो अभी तक डाले हैं उसके लिंक हैं, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। और एक और भी बात थी कि अगर आपको ये लगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हो कि वीडियो मैं बनाऊं,
तो आप कमेंट में वो लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो बनाकर भी अपलोड करूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन। एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन।